हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि किस तरीके से एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन किया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले, जैसे हम लोग ने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। और हमें ये पता चला था कि ये जो एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम होता है डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो अगर हम लोगों को फ्यूचर अपना प्रिजर्व करके रखना, हम लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा हो, इसलिए हम लोगों को एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को भी प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग यही कंसेप्ट दैट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या तो इकोसिस्टम कंजर्वेशन को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सब लोगों को रेडी हो जाना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू दिस अर्थ, या तो हम बोल सकते हैं एनवायरमेंट कंजर्वेशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट कंजर्वेशन। यहाँ पे देखो एनवायरमेंट कंजर्वेशन, तो हम लोगों को ये पता चलता है कि जैसे कि हम चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एबायोटिक फैक्टर, ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। या तो हम ये बोल सकते हैं कि हम डायरेक्टली एनवायरमेंट पे डिपेंड है, राइट। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग एनवायरमेंट पे डिपेंड है। तो ये जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं एनवायरमेंट में, अगर ये चीज़ें अगर हम लोग इसके ऊपर केयर नहीं करें, हम लोग इसको बहुत तेजी से कंज्यूम करते जाए, हम लोग इसका कोई भी ध्यान नहीं रखें, देखभाल नहीं करें, तो ये हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हम लोगों को उसका फ्यूचर में यूज है, राइट। तो अगर हम लोग उसके ऊपर कोई भी केयर नहीं करते, तो इसकी वजह से अगर हम केयरलेस हो रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हमें ही फेस करने पड़ेंगे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो है एनवायरनमेंट को और एनवायरनमेंट के अंदर जो भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर है उसको हम लोग कंजर्व करके रखें। तो यू कैन से सम ऑफ द पॉइंट वी हैव डिस्कस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचर। नेचर मीन्स एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट नहीं है, एनवायरनमेंट के बायोटिक एबायोटिक फैक्टर नहीं, तो हम लोगों का जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगा, राइट। जैसे कि पेड़ नहीं है, ट्री नहीं है, तो हम लोग फ्रूट कहाँ से खाएंगे, हम लोग जो वेजिटेबल्स होते, पल्सेस होते, ग्रेन्स होते, वो कहाँ से खाएंगे। आजकल के लोगों को पिज्जा पसंद है, जो भी पसंद है, बर्गर पसंद है, फास्ट फूड, तो वो भी तो नहीं मिल पाएगा, है ना। कि वो सब भी कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ग्रेन से मिलता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट इज कि हम लोग डायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंड है, तो वो चीज़ का कंजर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंस इट इज बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन। हम सबकी जवाबदारी है टू प्रिजर्व द नेचर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बैलेंस। उनके अंदर जो बैलेंस है, जितने प्रोपोर्शन में ट्रीज है, रॉक्स है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, एनिमल्स है, सबका बैलेंस बना रहना चाहिए। उनका हम लोगों को केयर करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, ये सारे चीज़ हम लोगों को मेंटेन करके चलना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंड है, राइट। इट इज सेड दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन लीज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। ये माना जाता है कि ऐसे मान के चलो आप लोग कि हम लोगों को ये जो प्लैनेट मिला है, अर्थ मिला है, जो एनवायरनमेंट मिला है, वो लीज पे मिला हुआ है, और हम लोगों को जो फ्यूचर में आने वाले लोग हैं उन्होंने दिया है, और उन्होंने बोला है कि हम लोग आएंगे और हम लोगों को वही सही सुरक्षित सलामत चाहिए हम लोगों को। तो आप लोग अगर यूज़ कर रहे हो तो आप अच्छी तरीके से यूज़ करो, हम लोग उसके कोई पैसे नहीं लेंगे, बिल्कुल पैसे नहीं लेने वाले। जो फ्यूचर जनरेशन है वो लोग हम लोग से ये बात कर रहे हैं, हम लोग कोई पैसे नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिंदास आप लोग यूज़ करो, लेकिन उसकी केयर करो, राइट। उसकी केयर करो, क्योंकि हम वापस आएंगे तो हम लोगों को भी तो चाहिए होगा, क्योंकि हम भी तो उसके ऊपर डिपेंड होंगे, राइट। तो ये पूरी तरीके से सेड है। देखो, इट इज सेड दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन द लीज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन, नॉट एज एन एंसिस्टर प्रॉपर्टी फ्रॉम एन एंसिस्टर। हम लोग के एंसिस्टर ने नहीं दिया। ये मान के चलना है कि जो पिछले हमारे जो दादाजी है, नाना जी है, ये सब लोगों ने हम लोग को ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये एनवायरनमेंट नहीं दिया है, बल्कि फ्यूचर जनरेशन वालों ने दिया, और उन लोग रिटर्न आएंगे तो आपको इसको संभाल के रखना होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व द अर्थ, हैंस वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व इट फॉर आवरसेल्फ एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, और फ्यूचर में जो आने वाले उन लोग को भी तो यूज होगा। इसके लिए क्यों डिस्ट्रॉय करने का, और डिस्ट्रॉय करने से हमें तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ लॉस है। लॉस की वजह से हमारा जो लाइफ है उसके अंदर ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगे। इससे अच्छा है कि हम उसका केयर करें, उसका बहुत अच्छे से यूज़ करें, और जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उसका भी वो यूज़ कर पाए, ठीक है। तो नाउ सी सम ऑफ द क्वेश्चन, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे बुक में। विच फैक्टर अफेक्ट द एनवायरनमेंट, हाउ, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम लोग केयर नहीं करते, पॉल्यूशन इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल है, एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, चाहे वो साउंड पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन, एनीथिंग, राइट। तो यू कैन सी फैक्टर्स सच एज डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट खत्म होते जा रहा है, डिग्रेड होते जा रहा है,
सॉइल का डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज। कोई प्रजाति है जैसे कि हम देख सकते हैं टाइगर का एक्सटिंक्शन है, राइट, टाइगर बहुत कम बचे हुए हैं। अगर हम देखेंगे अब क्रो भी हमें नहीं दिखते, ईगल भी बहुत कम दिखते, तो अगर इनका अगर हम बोल सकते हैं एक्सटिंक्शन हो गया, ये खत्म हो गए, तो बैलेंस जो बना हुआ है एनवायरमेंट वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, वापस से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत सारे फैक्टर है जिसपे हम लोग को ध्यान देना चाहिए, ये इफेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, तो इट क्रिएट एन इनबैलेंस बिटवीन वेरियस फैक्टर ऑफ द एनवायरमेंट एंड अल्टीमेटली इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द बायोटिक फैक्टर। बिल्कुल इनबैलेंस तो क्रिएट होगा जिसकी वजह से हम लोग बायोटिक फैक्टर को इफेक्ट पड़ने वाला है, राइट। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल हैपन इफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द एनवायरमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। अब ये हम लोग को वही बात पूछ रहा है कि जो कंज्यूम कर रहे हैं एनवायरमेंट में के प्रोडक्ट को, अगर उनका नंबर बढ़ गया तो क्या होगा। तो सिंपल सा आंसर है, जैसे आपको पता है प्रोड्यूसर कौन होते, तो प्रोड्यूसर प्लांट होते, कंज्यूमर कौन होते, हम ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स कंज्यूमर होते। अगर इनका नंबर बढ़ गया तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सिंपल सा लॉजिक है, इफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली देन देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फूड प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। जो कंज्यूम हम कर रहे हैं फूड का शॉर्टेज हो जाएगा, क्योंकि जो कंज्यूमर है, जो उसको खाने वाले, वो बढ़ चुके हैं, और प्रोड्यूसर जो है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका नंबर तो धीरे धीरे उनके सामने कम होते जा रहा है। तो अब प्रोड्यूसर कम हो रहे तो प्रोडक्शन भी कम होगा और कंज्यूमर को इसका दिक्कत आने लगेगी, राइट। सो द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एंड द डिकम्पोजर विल नॉट बी एबल टू कैटर अप द नीड ऑफ द इंक्रीजिंग कंज्यूमर का नंबर बढ़ते जा रहा है, तो कंज्यूमर से जो वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है उसको डिकम्पोज जो कर रहे हैं माइक्रोब्स, उनका नंबर इनके कंपैरिजन में कम हो रहा है। तो ये इसके नीड को, यानी कि इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, जो प्रोड्यूसर है वो भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, राइट। Then what will be the effect of the industry established on the river bank on the river ecosystem। हमें बोल रहा है कि अगर नदी के किनारे, रिवर बैंक पे अगर आपने इंडस्ट्री बना दिया, सेटअप कर दिया, तो नदी के इकोसिस्टम में क्या इफेक्ट होगा। बिल्कुल क्लियर है, नदी के अंदर जो एक्वाटिक प्लांट्स है, जो फिशेस है, जो एनिमल्स है, उनके पास अगर हम बोलेंगे इंडस्ट्री सेटअप कर देंगे तो इंडस्ट्रियल के जो फ्लूइड्स है, इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूटेंट्स है, सब उसमें जाएगा, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होगा। इफ देयर इज एन इंडस्ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर then the pollutant from the industry will result in water pollution which ultimately affect the species living in the river। जो pollutant create होगा, obviously इंडस्ट्री है तो ऐसा तो होगा ही नहीं, pollution बनाएगा ही नहीं, pollutant क्रिएट ही नहीं होगा, कचरा क्रिएट ही नहीं होगा, वेस्ट क्रिएट ही नहीं होगा, है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं। तो अगर ऐसा नहीं है, pollutant क्रिएट होगा तो कहाँ पे जाएगा, नदी में जाएगा, नदी के आसपास के एयर में जाएगा, तो ये सारे चीज क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाएंगे, पॉल्यूटेड हो जाएंगे, और वहां के इकोसिस्टम जो भी बायोटिक एबायोटिक फैक्टर उनके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होगा। जैसे पानी गंदा हो गया, मछली जो है मरने लगेंगे, जो उसके अंदर के एक्वाटिक प्लांट है उनके जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो कम हो जाएगी, वो मरने लगेंगे, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन द रिवर इकोसिस्टम। सो दिस इज द थिंग व्हाट द आंसर इज, राइट। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। ओके, अब आगे देखो हमें क्या बोला, क्या क्या फैक्टर हो सकता है, कुछ कुछ जो मेजर फैक्टर होते हैं जो कि एनवायरमेंट कंजर्वेशन पे आपको ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहे हैं और हम लोग को इसकी वजह से कंजर्व करना चाहिए। तो दो फैक्टर होते हैं, नेचुरल फैक्टर और मैन मेड फैक्टर है। दो फैक्टर है जिसकी वजह से जो एनवायरमेंट है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और क्रिएट हो रहा है। कौन है वो फैक्टर? बिल्कुल मैं तो हूँ फैक्टर, राइट। मैं मतलब ह्यूमन बीइंग तो है ही फैक्टर, राइट, क्योंकि वो बिल्कुल हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आने दो जो आ रहा है आने दो, जो भी है एनवायरमेंट है फ्री में मिल रहा है, ज्यादा आने दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आपको वो फ्री में मिल रहा है एनवायरमेंट से, चाहे वो पानी हो जाएगा, चाहे वो पेड़ है, सॉइल है, रॉक है, सन है, एयर, फ्री में आपको मिल रहा है, केयर करो उसकी, राइट। सो नेचुरल फैक्टर भी हो सकते हैं, मैन मेड फैक्टर भी हो सकते हैं। नेचुरल फैक्टर जैसे हम देख सकते हैं अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, फॉरेस्ट फायर, राइट। तो आपने देखा है भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाता है, फ्लड, फॉरेस्ट फायर, तो ये सारे चीज़ें आती है जिसके ये नेचुरल है, तो हम करते नहीं जानबूझ के। चलो भाई, हम लोग को लगता है सुनामी आनी चाहिए, सुनामी लेके आ जाओ, ये मेरा दुश्मन है, जो समुद्र के किनारे रह रहे सब मेरे दुश्मन है, इनको खत्म करना है, चलो सुनामी आ जाए। तो मेरे बोलने से होगा? नहीं, नेचर का ये कंडीशन है, नेचुरल कंडीशन है, खुद से होगा, राइट। तो नेचुरल फैक्टर होते हैं कुछ ये, और कुछ मैन मेड फैक्टर, ये तो मेरे ही हाथ में है, ये हम सबके हाथ में, ये हम लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे डिफॉरेस्टेशन, मेरे को लगता है अरे ये पेड़ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो कट कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये पेड़ हम लोगों की हेल्प कर रहा है, कंजर्व करो। डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटे जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे मुझे घर बनाना है, मुझे बहुत सा अच्छा सा बंगला बनाना है, घर का जो बंगला बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, पेड़ को काट दूंगा, जंगल को काट दूंगा, खेत में जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे फल के पेड़ लगे, बगीचे हैं आम के, काट दो, बंगलो बनाना है ना मुझे,
कैटल रेयरिंग, जो कैटल रेयरिंग जैसे हम लोग देख सकते हैं गोट है, शीप है और अलग अलग एनिमल्स है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं फॉर हम लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ कर लेते हैं, ये सब भी गलत काम है, राइट। तो ये सब भी नहीं करना चाहिए। पोल्यूशन जो हम क्रिएट करते हैं, वेस्ट जनरेट हम लोग जो डेली करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम लोग जंगल काट देते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर देते हैं जो कि पोल्यूशन क्रिएट करता है। सो दिस आर सम ऑफ द मैनमेड फैक्टर विच इफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो ये सारे फैक्टर इफेक्ट, ये लॉस है, लॉस है, ये लॉस है, इसमें कोई फायदा नहीं, ऐसा मत किया करो, राइट। ओके, सो नाउ एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, जो अभी तक हम लोग ने फैक्टर देखा जो इफेक्ट कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट होते हैं। जस्ट सी एट प्रेजेंट मेनी एनवायरनमेंट प्रॉब्लम हैव बीन अराइजन ड्यू टू द वेरियस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इफेक्ट ऑन द अर्थ, जो हम लोग ने देख लिया, नेचुरल आर्टिफिशियल, राइट। नेचुरल और आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करें, नेचुरल मतलब जो नेचर खुद से क्रिएट करता है, बट नेचर जो होता है वो नेचर इंसान को प्रॉब्लम में डालने के लिए नहीं क्रिएट करता है, कुछ तो सिस्टम होता है, बैलेंस जो बिगड़ा होता है उसको बैलेंस करने के लिए जो नेचर है वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट वो नेचर को बैलेंस करने के लिए करता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज द वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम दैट इज कॉज जनरली कंटामिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पॉल्यूशन। क्या है पॉल्यूशन? एयर गंदा हो गया पॉल्यूशन, सॉइल गंदा हो गया पॉल्यूशन। तो अगर हम लोग कोई भी फैक्टर को गंदा कर देते, कंटामिनेट कर देते, दैट इज व्हाट इट्स पॉल्यूशन। Unnecessary and unacceptable change in the surrounding environment due to natural event or human activity are called as environmental pollution। तो हम लोग अगर कोई भी अननेसेसरी चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि अच्छा खासा जंगल है, चलो काट दो, यहाँ पे हम लोग बंगला बनाएंगे, गलत। ये हम लोग फुकट में कर रहे हैं। एक हम लोग के पास अच्छा सा घर है, फिर भी उसका देखो अरे उसके पास बंगलो है, मेरे पास भी रहना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग को एनवायरनमेंट का कदर करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, राइट। Direct or indirect changes in physical, chemical and biological property of the air, water and soil which will be harmful to human and other living being is environmental pollution। आप केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कर दे रहे हो, आप नेचुरल प्रॉपर्टी में चेंज कर रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टी में, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में चेंज कर दे रहे हो, दिस इज अगेन सम ऑफ द पॉल्यूशन। देन वेरियस रीजन लाइक पॉल्यूशन, एक्सप्लोजन, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सारे फैक्टर है, हम लोग इसका जैसे बोलते हैं ना, लिमिट ही नहीं है, हम लोग यूज किए जा रहे, तो इट शुड नॉट बी हैपन, राइट। यहाँ पे देखो दिया गया है इनडिस्क्रिमिनेट यूज, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जो लिमिट ही नहीं है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। हम लोग को फ्री में मिल गया तो ज़्यादा यूज़ करो, उसका कोई रेंज नहीं, कोई लिमिट नहीं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, हम लोग शहर बना रहे, जंगल काट रहे, कोई प्लानिंग नहीं, बिंदास काटे जा रहे। दिस आर ऑल सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच शुड बी अवॉइडेड इन ऑर्डर टू सेव द एनवायरनमेंट। ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द सम ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया, सम ऑफ द प्रॉब्लम यू कैन सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, इसको आपको प्रिवेंट करना होगा, इसकी वजह से एनवायरनमेंट में इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं पहले कंपोनेंट, किस वजह से एयर पॉल्यूशन, किस वजह से, कौन से चीज़ों से हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गैसेज जो निकल रही, CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन, सल्फर, NO2 हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉलिड डस्ट, ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे एयर पॉल्यूशन के जो सोर्स है, ये जो चीज़ें क्रिएट हो रही कहाँ से हो रही, तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल एमिशन, जो इंडस्ट्री से एमिट हो रहे एयर स्मोक जो निकल रहे, ट्रांसपोर्टेशन, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो पेट्रोल जल रहा है, डीजल चल रहा है, उसमें से स्मोक निकल रहा है। कमर्शियल एनर्जी प्रोडक्शन, हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग कोल बर्न कर रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, राइट। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, हम लोग बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो स्मोक डस्ट जनरेट होता है, अगेन इट इज एन एयर पॉल्यूशन। इसका इफेक्ट क्या होता है, इससे क्या प्रभाव होता है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट के अंदर जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो उनको रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्क ऑफ कैंसर, एलर्जीज, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, राइट। तो उसका कंट्रोल मेजर क्या है, कैसे बचाया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड मेजर, गवर्नमेंट को कुछ रूल इंप्लीमेंट करना चाहिए कि हाँ ये कंपनी इतने ही एयर जो स्मोक है रिलीज कर सकती है, स्मोक में इतने ही कार्बन रहना चाहिए, इतना ही सल्फर रहना चाहिए,
ऐसे कुछ मेजर्स लगा सकते हैं। क्लीनर टेक्नोलॉजी, जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करें, जैसे अभी आजकल आप देख सकते हैं ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया जिसके अंदर कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट हो। तो ऐसे स्मार्ट वे, देखो दुनिया स्मार्ट है, आप स्मार्टफोन यूज़ करो, आप भी स्मार्ट बनो, राइट। तो स्मार्टर टेक्नोलॉजी, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, पेट्रोल को हटाओ, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, राइट। सेम वहीं पे वाटर पोल्यूशन की हम बात करें तो कौन से कंपोनेंट, किस वजह से, कौन सी चीज़ें जो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करें। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, इंडस्ट्री से जो टॉक्सिक केमिकल आ रहे हैं, हेवी मेटल्स आ रहे हैं, यूरेनियम इस तरीके के मेटल्स है, लेड हो गया, ऑयल है, सॉल्वेंट है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, मरीन डेब्रिस एंड प्लास्टिक, ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो जाके पानी में मिल रही है जिसकी वजह से पानी का दैट इज वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, राइट। उसके सोर्स क्या है, किस वजह से ये जो पार्टिकल्स है कंपोनेंट से आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहे हैं, डोमेस्टिक वेस्ट, हमारे घर से वेस्ट आ रहे हैं, सीवेज समुद्र में वेस्ट मिल रहे हैं, केमिकल जो डिस्चार्ज हो रहा है इंडस्ट्री से, पेस्टिसाइड जो हम लोग खेती करते हैं तो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो ये सारे चीज़ें क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। अब इसका इफेक्ट क्या होता है हमारे ऊपर, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर पे क्या, देखो वाटर बोर्न डिसीज हो जाता है, बहुत हम बोल सकते हैं हार्मफुल डिसीज है, पानी की वजह से हम लोग को बहुत सारी बीमारी होते हैं, गंदे पानी के, इकोसिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, डिग्रेड इन वाटर क्वालिटी, आपके आसपास का जो वाटर है, आपके एनवायरनमेंट का वाटर है जहाँ से आपका सप्लाई का पानी आता है, उसका जो क्वालिटी है वो लो हो जाएगा। इफेक्ट ऑन फिशिंग एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, अगर आपका गांव बहुत सुंदर है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें घूमने के लिए बहुत सारे दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, दूसरे दूसरे देश से आ रहे हैं, अब वो भी आना बंद कर देंगे पानी गंदे की वजह से, उनको रैशेस होंगे स्किन पे, इरिटेशन होगा, हम बोल सकते हैं अलग अलग तरीके का इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो टूरिज्म के इंडस्ट्री पे इफेक्ट होता है, फिशिंग इंडस्ट्री पे इफेक्ट होता है, मरीन लाइफ पे इफेक्ट होता है। क्या कंट्रोल मेजर है, वही कंट्रोल मेजर, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ मेजर्स लगाना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिस, सस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिस जो कि हम बोल सकते हैं इकोनॉमिकली कम पैसे में हो जाए, जो कि इस तरीके से हो जिसके अंदर हम लोगों को कोई भी केमिकल वेस्ट या तो पूरा मैन मेड नेचुरल तरीके से स्मार्ट वे से हम लोग करें, उस तरीके का इरिगेशन सिस्टम रहना चाहिए, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट अच्छी तरीके से रहना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, जो इंडस्ट्री वाले वेस्ट डिस्पोज कर रहे हैं नदी में उसके लिए कुछ रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए, ये सारे अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो हम लोग वी कैन कंट्रोल दी वाटर पॉल्यूशन। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट सॉइल पॉल्यूशन, इसके क्या कंपोनेंट है, कौन कौन सी चीज़ें सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। इंडस्ट्रियल से जो पॉल्यूटेंट आते हैं जैसे कि इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जो वेस्ट इंडस्ट्री से निकल रहा है सॉइल में जा रहा है लिक्विड के थ्रू, स्पिल्स लीक, जो पाइपलाइन गया है उसके अंदर लीकेज हो जाता है कुछ, तो उसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी में बन रहा है तो ज़मीन पे गिर जाता है, कंपनी के आसपास का जो सॉइल है वो ख़राब हो जा रहा है। पेस्टिसाइड जो हम लोग खेती में यूज़ कर रहे हैं, माइनिंग, हम लोग खदान के अंदर से अलग अलग मिनरल्स निकाल रहे हैं, ये सारे एक्सकावेशन हम लोग खुदाई कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग कुछ स्टडी कर सकते हैं, ये सब जो होता है ना इसके ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा नहीं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं, हम बहुत सारे अपने लिए यूजफुल चीज़ें कर लेते हैं ऐसे करने से, बट ये एक लिमिट होना चाहिए, इसके ऊपर एक लिमिट होना चाहिए, आपका कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए। ओके अब ये किस वजह से, इसका सोर्स क्या है, तो इंडस्ट्रियल एक सोर्स है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, जैसे आप खेती कर रहे हो, आप कोई लिमिट ही नहीं, आप बिंदास केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो, पेस्टिसाइड्स यूज करो, इंसेक्टिसाइड, प्रॉब्लम है जो आपका सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाएगा। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, आप किधर भी कचरा सॉइल में फेंक दे रहे हो, कोई भी कचरा फेंक दे रहे हो, आपको देखना है प्लास्टिक क्यों फेंकना है सॉइल में, डिग्रेड थोड़ी होगा, राइट। अगर हमारे घर का कचरा है, फल का छिलका है, भाजी है, वो डिग्रेड हो जाएगा, प्लास्टिक थोड़ी होगा। तो ये सारे प्रॉपर आपके पास डिस्पोजल सिस्टम रहना चाहिए। माइनिंग कर रहे हैं हम लोग, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, वेरी डेंजरस थिंग। ओके सो नाउ इफेक्ट क्या होगा, इसकी वजह से इफेक्ट सॉइल इरोजन होगा, सॉइल खराब होगा, इनफर्टाइल होगा, रिटार्डेड क्रॉप्स का ग्रोथ होगा, जो ग्रोथ हो रहा था, क्रॉप्स मस्त फसल उग रहे थे, बड़े बड़े बहुत अच्छे उसके अंदर फल लग रहे थे, अब वो कम हो जाएंगे। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आ जाएगा, जो आपका खेती में अनाज हुए उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं, एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। क्या क्या मेजर हो सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, पब्लिक को बताओ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होंगे, ये आप करोगे तो अवेयरनेस क्रिएट करो उनके अंदर। बेस्ट सॉइल टेस्टिंग सर्विस रहना चाहिए आपके आसपास में, आप जब खेती करने जा रहे हो तो आप हर बार अपने खेत के सॉइल की टेस्टिंग करा लो टेस्टिंग एजेंसी से, राइट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं, सॉइल जो टेस्ट करते हैं वहाँ से। यूज़ ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजेशन, आप खेती में नेचुरल जो फर्टिलाइजर है वो यूज़ करो, रेगुलेटरी मेजर यूज़ करो, वेस्ट जो है आप खेत में मत डालो, अगर डाल रहे हो तो देखो कि वो जो है वो क्या सॉइल में डिग्रेड होगा कि नहीं, उस हिसाब से आप मैनेज करो वेस्ट को।
डिस्पोजल गाइडलाइंस आप सीखो, अवेयर करो पब्लिक को, और इसी तरीके से एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनो, राइट। तो आपको एक लाइफ मिला है, आपको एनवायरनमेंट दिया गया है, तो इसका बहुत अच्छे से यूज़ करो। आपको इसके ऊपर डिपेंड करना है और आप इसके ऊपर एक लिमिट रखो कि आपको कितना यूज़ करना है। आपके बेनिफिट के लिए यूज़ करो, लेकिन आपको ऐसे नहीं यूज़ करना है कि बिंदास बेनिफिट होने दो, नहीं, ये सबका है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आपका जिम्मेदारी कि आप इसकी केयर करो, आप इसको मेंटेन रखो। अगर आपका एनवायरनमेंट मेंटेन है तो आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा, आपका सोसाइटी मेंटेन रहेगा, आपका कंट्री मेंटेन रहेगा, एंड दस आपका वर्ल्ड मेंटेन रहेगा। तो बिकम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द नेशन। आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।